नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे सामने ये लैपटॉप क्यों पड़ा है। दरअसल कल मैंने जो आपसे वादा किया था ना कि तस्वीरों के ज़रिए ये अहमदाबाद अधिवेशन को समझाने की कोशिश करूँगा। दरअसल ये जो गुजरात का अधिवेशन था ना, ये सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग नज़रिए से देखा, अलग अलग उम्मीदों से इसको पूरा देखा। मैं जिस चीज़ के लिए देखना चाह रहा था इस अधिवेशन को, वो मैंने पूरे 2 दिन इस चीज़ को लेकर इस अधिवेशन को देखा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल रायपुर और उदयपुर अभी के जो इससे पहले के 2 अधिवेशन हैं कांग्रेस के, अगर उन्हीं को ले लिया जाए, बाकी पुराना छोड़ दीजिए, तो उन दोनों अधिवेशनों से ये अधिवेशन बिल्कुल अलग था। क्योंकि इन अधिवेशनों से पहले कांग्रेस ने उम्मीदें जगाई थी। बाकी 2 अधिवेशनों में अधिवेशन होने के बाद उसमें बातें बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन ये ऐसा अधिवेशन था जो शुरू होने से पहले ही पार्टी एक्शन कर चुकी थी, एक्शन स्टार्ट कर चुकी थी। तो मुझे उस एंगल से इसको देखना था और मुझे जो बात समझ में आई 2 दिन में इस अधिवेशन को देख के एक पत्रकार के नज़रिए से, वो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर आप तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको कहानी दिखाऊंगा जब, तो आपको साफ समझ में आएगा कि कांग्रेस में एक चीज़ बड़ी क्लियरली जो है वो मेंशन हो गई है। वो ये है कि नए कंधों पर पुराना बोझ अब कांग्रेस नहीं ढोएगी। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बदलाव में अब पूरी तरह से घुस चुकी है और उस बदलाव के ज़रिए जाहिर सी बात है पार्टी नए कंधों पर चलना चाहती है। अब उन नए कंधों पर कुछ ऐसे पुराने चेहरे हैं जो एक तरह से बोझ बनते नजर आ रहे हैं। अब पार्टी ने इस अधिवेशन में सीधा सीधा तो नहीं, इनडायरेक्ट संदेश साफ दे दिया है कि दरअसल कांग्रेस का भी एक मार्गदर्शक मंडल तैयार है और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आके का कार्यक्रम साथ में ये हाथ नहीं बटाते। मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद उम्र दराज हैं, वो मंच से ये बात कह रहे हैं कि जो काम नहीं करते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और उसके बाद जितने प्रवक्ता आए कल, मैंने सबको ध्यान से सुना, लेकिन मेरी नज़र उन लोगों पर थी जिनके कंधों पर अब कांग्रेस आगे चलने को तैयार है कि वो किस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो किस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? लेकिन मुझे निराशा हाथ नहीं आई। पहले मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस में तस्वीरों के ज़रिए जो मैं कह रहा हूं वो कहानी कैसे सामने आई। अधिवेशन के पहले दिन CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग थी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है CWC मीटिंग। ये वो चेहरे हैं जो इस देश में कांग्रेस की दिशा और दशा तय करते हैं। ये लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं कांग्रेस के बारे में। यानी सुप्रीम बॉडी जो कांग्रेस की है वो ये लोग हैं। ये लोग
अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखते हैं, फिर CWC डिसाइड करती है कि पार्टी को क्या करना है, कैसे करना है। यानी आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कमांड इनके हाथ में है। अब इसी बैठक से आपको मैं स्टिल कर करके अभी दिखाता हूँ। ये पहली तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी जो मैं कह रहा हूँ एक तस्वीर बयां कर देती है। आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे अशोक गहलोत, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र हुड्डा और कमलनाथ जैसे पुराने नेता। क्या ये इत्तेफाक है कि इन नेताओं को एक कतार में बिठाया गया? ये इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है। ये इशारा था कि अब इन चेहरों के बाय बाय करने का वक्त आ गया है। यानी कि कांग्रेस के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इसी कतार में है। अब ये मार्गदर्शक मंडल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो तैयार हो चुका है। इस मार्गदर्शक मंडल को आगे अब कांग्रेस कैरी नहीं कर सकती, इसमें साफ दिख रहा है। लेकिन कुछ चेहरे और भी थे जो इस कतार में नहीं थे, उनका भी एक बार देखना ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ। अब ये चेहरे देखिए, ये चेहरा है TS सिंहदेव। भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे, चुनाव हार गए ये भी अपना। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी वक्त अब आ चुका है कि अब रिटायरमेंट की तरफ इन्हें जाना चाहिए। ये तस्वीर देखिए, इसमें दो चेहरे आपको दिख रहे हैं। आगे बैठे हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पीछे बैठे हैं उदय भान, हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। इन दोनों की उम्र और इन दोनों का हालिया रिकॉर्ड भी ये कहीं से सजेस्ट नहीं करता कि अब पार्टी को इन्हें कैरी करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इनका भी रिटायरमेंट प्लान ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब आप इसके अलावा ये चेहरे देखिए, ये तीन चेहरे, रिटायरमेंट तो नहीं, मैं कहूँगा कि इन लोगों की सेमी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। एक है दीपा दास मुंशी, एक है भंवर जितेंद्र सिंह, आगे जो दोनों बैठे हैं। दीपा दास मुंशी प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी है, स्वर्गीय प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कांग्रेस में इनका कोई और कंट्रीब्यूशन है। जब से ये कांग्रेस में आई हैं तब से कांग्रेस ने इनको बहुत मान सम्मान दिया है। पश्चिम बंगाल से आती हैं, CWC की मेंबर है, पर मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस, राहुल गांधी नई कांग्रेस बना रहे हैं तो दीपा दास मुंशी का CWC जैसी जगह पे मुझे कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, माने जाते हैं, नज़दीकी माने जाते हैं, लेकिन इनका भी हाल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इनका रिपोर्ट कार्ड देखें, चुनावी रिपोर्ट कार्ड, तो नाकामी के अलावा, रेड मार्क के अलावा इनके रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है। इसके जो पीछे दिख रहे हैं ये अभी आपको मालूम है राजस्थान से ही है, मध्य प्रदेश के इनको इंचार्ज बनाया गया। मैं नाम बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, अभी मुझे नाम आया। इनका भी मुझे स्थिति डामाडोल लगती है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन उम्र इनके साथ है, ये इतना ज़रूर है। अब आप ये चेहरे देखिए, ये चेहरा है, एक जो महिला आपको दिख रही होंगी बीच में, ये महिला है प्रतिभा सिंह, हिमाचल में कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और अभी मौजूदा PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मां, पूर्व सांसद भी हैं ये। मुझे लगता है कांग्रेस में एक परिवार एक पद अगर लागू होता है तो उसमें इनका बाहर जाना तय है। लोकसभा चुनाव लड़ने से इन्होंने इनकार कर दिया था। राज्यसभा मुझे लगता है फिर ऐसे जो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दे और उम्र भी कोई बहुत इस साथ इनके नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई राज्यसभा भेजने की ज़रूरत है या भेजा जाना चाहिए। इनकी भी मार्गदर्शक मंडल की तरफ प्रशस्ति या मार्गदर्शक मंडल की तरफ इनकी रवानगी कर देनी चाहिए और साथ ही रेड्डी साहब जो इनके साथ है इनका भी यही होना चाहिए। अब जरा नज़र उन पे भी जो मंच पर थे। मंच पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका, माफ़ कीजिए, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीन बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को चला रहे हैं। अब इनके अलावा उनके जो सोनिया गांधी की लेफ्ट साइड है वहाँ चेहरे देखिए।
इन पांचों चेहरों में भूपेश बघेल के अलावा कौन सा चेहरा आपको ऐसा लगता है जो नए वोटर्स को, युवा वोटर्स को कांग्रेस की तरफ आकर्षित कर सकता है? ये सब के सब मेरे हिसाब से अपनी राजनीतिक पारियां खेल चुके हैं। तारिक अनवर तो अभी भी सांसद है। मुझे लगता है इन सब की राजनीतिक पारियां पूरी हो चुकी है, तो मंच पे सबसे बड़े उसमें जो है वो कतार में बैठने का अब इनका वक्त पूरा हो चुका है। यहाँ पर राहुल गांधी के साथ नए और युवा चेहरों की या मिडिल एज चेहरों की जगह बनती है। भूपेश बघेल, मुझे लगता है भूपेश बघेल अभी रहना चाहिए, लेकिन इनका टाटा बाय बाय का वक्त आ चुका है। अब आप दूसरी तरफ, इन्हीं चेहरों के दूसरी तरफ देखिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के राइट साइड देखिए। राइट साइड में चेहरे आपको कौन से दिख रहे हैं? राइट साइड में चेहरे उम्र से तो युवा दिखते हैं, आपको ठीक दिखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे, चारों को चारों देख लीजिए, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल। मुझे नहीं लगता इनके पास उम्र है, बेशक अभी 10-12 साल अगर है, 75 साल की उम्र का अगर हम फॉर्मूला माने, लेकिन शैलजा और जयराम रमेश के पास शायद उतना भी नहीं है। लेकिन सिर्फ उम्र होना ही इस डायस पे बैठने की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उम्र। इन चारों में से कोई एक चेहरा यह बताइए जो कांग्रेस को पॉलिटिकली फायदा पहुंचा रहा। पोजीशन पार्टी में इन्होंने पकड़ रखी है, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पकड़ रखी है जी। पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, मेन डायस पे बैठ रहे हैं, लेकिन न जयराम रमेश, न कुमारी शैलजा, न अजय माकन, न केसी वेणुगोपाल डिजर्व करते हैं यहाँ पर बैठना मेरे हिसाब से। अगर आपको इन्हें रखना भी है CWC में, खास करके अजय माकन को, चलिए ट्रेजरर है, बाकी तीन तो मेरे हिसाब से नहीं डिजर्व करते। या तो इन्हें सामने बिठाइए, बल्कि मैं तो कहूँगा जयराम रमेश और कुमारी शैलजा को तो अब टाटा बाय बाय कह दीजिए। केसी वेणुगोपाल अब GSO हैं, तो अगर हटाते भी तो एक्स GSO हो जाएंगे और सांसद भी है, तो इन्हें आप नीचे बिठा सकते हैं, लेकिन डायस पे इनकी ज़रूरत अब नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक तस्वीर है इस बैठक की, इसका अलग से जिक्र करना ज़रूरी है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला और प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के प्रताप सिंह बाजवा CLP लीडर, और राजीव शुक्ला के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इन लोगों को पार्टी में भी नहीं होना चाहिए, पर चलिए पार्टी में है, CWC जैसी डिसीजन मेकिंग बॉडी में इन लोगों का क्या कहा। ये नेता नहीं है, ये सेटर्स हैं। राजीव शुक्ला की कहानी मैं कई बार बता चुका हूं, राजीव शुक्ला के बारे में आपको सब पता है। सजा मिलने की बजाय इनाम मिला इन्हें। इस बार CWC में परमानेंट इन्वाइटी बना दिया गया। और साथ में जो प्रताप सिंह बाजवा है, वो चाहे राजेंद्र कौर भट्टल रही हो पंजाब के मुख्यमंत्री, चाहे अमरिंदर सिंह रहे हो पंजाब के मुख्यमंत्री, चाहे चरणजीत चन्नी रहे हो, कोई भी रहा हो, इनकी कभी भी अपने मुख्यमंत्री से नहीं बनी। इनकी हमेशा नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है। इन्होंने हमेशा जो मुख्यमंत्री पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, मंत्री पद भी लिया है, उसके बावजूद कभी सहयोग नहीं किया उसका। तो ऐसे नेता पार्टी को फायदा पहुंचाते कि नुकसान पहुंचाते? इनके खुद के छोटे भाई, अगर आप इनके घर का दृश्य देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। पंजाब में दो भाई हैं ये, प्रताप सिंह बाजवा और फतेहजंग बाजवा। दोनों का घर एकदम साथ साथ है। एक ज़माने पर दोनों घरों पर कांग्रेस का झंडा फहराता था, लेकिन आज इनके घर पर कांग्रेस का झंडा फहराता है तो साथ वाले घर में, भाई के घर पर, बीजेपी का झंडा लहराता है। आप समझ रहे हैं? बैलेंस, ताकि कोई किसी तरह की सरकार की नज़रों में ना आ जाए। वरना प्रताप सिंह बाजवा पे आज तक कोई नोटिस तक नहीं पहुंचा। प्रताप सिंह बाजवा को अच्छे खासे जो है वो बिजनेस चलता है, इनका सब कुछ है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई को कांग्रेस से छुड़ा के बीजेपी में भेजा गया, वो बीजेपी में है और ये कांग्रेस में है। एकजुट परिवार है, बिल्कुल साथ लगती दीवार है। आप समझ रहे हैं सेटिंग का क्या क्या तरीका अपनाया जाता है। तो ऐसे लोगों को CWC में आने की कोई मेरे हिसाब से गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर देखिए।
ये तस्वीर हालांकि CWC बैठक की नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि सोनिया गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मोस्ट पावरफुल लेडी थी। यहाँ तक कि टाइम मैगजीन ने भी मोस्ट पावरफुल जो पॉलिटिशियन है उनमें इनका कई बार नाम रखा। इनके साथ एक शख्स हुआ करते थे, अहमद पटेल। कहा जाता है अहमद पटेल कांग्रेस को पूरा चलाते थे, वो दिमाग थे, सोनिया गांधी का आंख नाक कान पॉलिटिकल वो थे। लेकिन उस शख्स की एक खासियत थी, वो शख्स को आप कभी भी सोनिया गांधी के ना बराबर खड़ा पाएंगे, बैठना तो दूर की बात, सोनिया गांधी के बराबर खड़े भी नहीं होते थे। वो एक डिस्टेंस रखते थे। लेकिन यहाँ KC वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, न सिर्फ राहुल गांधी के बराबर खड़े होते हैं बल्कि उनके साथ बैठने की हिम्मत भी कर लेते हैं। ये कैसे? इतना बड़ा स्टेचर अपने आप ही बना लिया अपना। ये सिर्फ एक मैसेजिंग की पॉलिटिक्स होती है। इस तस्वीर के जरिए राहुल गांधी के साथ बैठकर पूरी कांग्रेस को KC वेणुगोपाल एक संदेश देते हैं कि कांग्रेस में जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा। यानी एक तरह से देसी भाषा में कहें, ये कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करना होगा, इससे बचना होगा राहुल गांधी को। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंबिका सोनी भी बैठी। अंबिका सोनी उम्र दराज हैं, सोनिया गांधी के पुरानी साथी नहीं, इसलिए साथ बिठाया उनको। लेकिन KC वेणुगोपाल का राहुल गांधी के साथ इस तरह से बैठना, ये बहुत लोगों को कल अखरा है। खैर, ये हुई बात उनकी जिनकी नमस्ते करनी तय है, और जो नहीं भी है, जिनका मैंने नाम लिया कि इनको भी नमस्ते करना बहुत ज़रूरी है अगर कांग्रेस बदलाव चाहती है। अब बात आती है कि भाई अगर इन सब को निकालेंगे तो कांग्रेस को संभालेगा कौन? कांग्रेस को संभालने के लिए एक पूरी नई पीढ़ी की कतार खड़ी है। मैं कल जब सुन रहा था तो बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये नई पीढ़ी आखिरकार विचार क्या रखती है, और इनके विचारों की एक झलक मैं आपको सुनाता हूँ। खास करके उन नेताओं की, उन 4 लोगों की मैं आपको सुनाऊंगा, पहले 2 फिर दूसरे 2, जिनसे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस के सबसे सुदृढ़ नेता बनने वाले हैं और टीम राहुल के जो खासम खास सदस्य बनने वाले हैं। ज़रा पहले उनके नाम सुनिए। उनके नाम मैं बता रहा हूँ: सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, गौरव गोगोई और इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ, और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है, और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली, और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आज़ादी माफी मांगने से नहीं, देश को आज़ादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। अब
सचिन पायलट की समझदारी देखिए, पॉलिटिकल समझदारी। वो शख्स क्यों इतना बड़ा, बिना किसी उसके, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई केसी वेणुगोपाल की तरह चमचागिरी किए बगैर, क्यों सचिन पायलट का रुतबा लगातार कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है? ये कभी सोचा आपने? क्यों सचिन पायलट इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं? क्यों हर जगह कांग्रेस को सचिन पायलट की ज़रूरत पड़ रही है? चाहे कोई चुनावी कैंपेन हो वहाँ सचिन पायलट चाहिए, चाहे कन्हैया कुमार की यात्रा हो वहाँ सचिन पायलट चाहिए, राहुल गांधी की यात्रा हो वहाँ सचिन पायलट चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो एक नेता कांग्रेस को आज की डेट में चाहिए, वो सारे फ्रेम में सचिन पायलट बिल्कुल फिट बैठते हैं। ज़मीन से जुड़े नेता, देखने में भी खूबसूरत, पब्लिक अप्रोच, युवाओं से कनेक्ट, अच्छे वक्ता और सबसे बड़ी बात ईमानदार और कर्मठ नेता। वक्त कैसे बदलता है इसकी ये तस्वीर देखिए। एक ज़माने में अशोक गहलोत से मिलने के लिए सचिन पायलट को वक्त देना पड़ता था। ये वक्त बदला है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट से मिलने जा रहे हैं। इसको कहते हैं वक्त बदलना। और मैं बात कर रहा था कि सचिन पायलट का जो भी मैंने आपको बयान सुनाया, उस भाषण का हिस्सा सुनाया, कांग्रेस के हर नेता ने अपनी बात में गांधी परिवार की तारीफ की। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, सब की बात करते हैं। जब बलिदान की बात आती है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र होता है। सचिन पायलट की पॉलिटिकल समझदारी इससे दिखती है कि उन्होंने जब बेअंत सिंह का नाम लिया। आपको मालूम है बेअंत सिंह कौन है? बेअंत सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है और एक आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई थी। एक आतंकवादियों ने उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए वह जो है वो उनको निशाना बनाया था। अब सोचिए, सचिन पायलट को बेअंत सिंह की याद रही, पंजाब के नेताओं को बेअंत सिंह की याद नहीं रही। राजस्थान के नेता हैं सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, बात कर रहे हैं बेअंत सिंह की, क्योंकि पंजाब में अब इलेक्शन का माहौल जोर पकड़ रहा है। अभी एक बाई इलेक्शन भी होना है पंजाब में। इसको कहते हैं समझदार राजनेता। ये वाली पनीरी है ना जो नेताओं की, ये चाहिए कांग्रेस को, ये चाहिए राहुल गांधी को अपने आसपास, तब जाके अपनी जो सपने हैं राहुल गांधी के कांग्रेस को लेकर वो पूरे हो पाएंगे। और इसी पीढ़ी में जोश भी है और उस जोश के साथ होश भी है। सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है, वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है, हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं।
कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो ये लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये 4 चेहरे के अलावा भी बहुत सारे चेहरे हैं कांग्रेस में, लेकिन ये 4 मैंने इसलिए चुने क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत अहम, आने वाले वक्त में बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं ये चारों। इन चारों की राजनीति और इन चारों की मेहनत और इन चारों का प्रदर्शन ये तय करेगा कि राहुल गांधी ने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता सही है या गलत है। सही है तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि अकेला राहुल गांधी कितना उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। सबसे बड़ी बात, अकेले आदमी से राष्ट्रीय पार्टी कभी नहीं चलती। क्षेत्रीय पार्टी होती तो फिर भी सोच सकते थे आपकी, चलिए क्षेत्रीय पार्टी है, चल जाएगा एक चेहरे से, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है। अकेला राहुल गांधी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसके साथ टीम ठीक नहीं है तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि जहां मुझे लगा था कि कैसे सिस्टमैटिकली टीम राहुल को कमज़ोर किया गया। जिस वक्त उनकी टीम में सचिन पायलट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, RPN सिंह, मिलिंद देवड़ा, ये सब हुआ करते थे, वो एक बड़ी साजिश करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उस टीम को बाहर किया गया। सचिन पायलट तक को बाहर करने की पूरी कोशिश की गई थी, वो टिके रहे। लेकिन आज दोबारा मुझे ये टीम राहुल खड़ी होती नज़र आ रही है। इसलिए मुझे लगा कि इन नए कंधों पर कांग्रेस, जाहिर सी बात है, पुराना बोझ नहीं देना चाहती। इसीलिए पुराने बोझ का रिटायरमेंट प्लान तैयार है। पुराने बोझ को धीरे धीरे अब मार्गदर्शक मंडल की तरफ भेजा जाएगा। कुछ हैं जो अभी भी चिपके हुए हैं, जो अपनी चापलूसियों की वजह से चिपके हुए हैं, उनका भी मैंने आपको नाम दे दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को कभी ना कभी ये भी ज़रूर एहसास होगा कि ये दरअसल सिर्फ चाटुकारिता से, सिर्फ राहुल गांधी ने कल कहा भी कि गोल गोल घूमने से, किसी के चक्कर काटने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ जिंदाबाद ना जिंदाबाद जिंदाबाद कहने से जो है पार्टी नहीं चलेगी। तो जब इतनी बात कांग्रेस हाईकमान को मालूम है तो फिर इतना भी ज़रूर होगा कि वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे संगठन मजबूत होगा, धीरे धीरे इन सब की विदाई भी होगी। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कहने को बहुत कुछ है, किसी और वीडियो में कहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।